आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम साप्ताहिक घटना चक्र। आज़ादी के 70 सालों बाद भी सिसकते बिलखते किसान, आखिर कौन है जिम्मेदार, दिखाएंगे पूरी खबर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहाँ कानून व्यवस्था बदहाल है। महिला अपराध में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो हर 2 घंटे में एक रेप की घटना हो रही है। वही एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल देश भर में महिलाओं के खिलाफ 40,05,861 मामले सामने आए, जिसके रोजाना औसतन 87 मामले बलात्कार के हैं। हैरत तो तब होती है जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर सख्त करने की और अपराधियों पर नकेल कसने के लंबे चौड़े वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 62,853 मामले आए। अब देखना यह है कि प्रदेश की सरकार इसे गंभीरता से कब लेती है और नींद से कब जागती है। ये जो आंकड़े हम अभी बताने वाले हैं, हमारे देश, हमारे समाज सबको शर्मसार करने वाले आंकड़े हैं और हमें भी शर्म आती है कि ये डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये सच, ये हकीकत जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम एक ऐसे देश, ऐसे समाज में रहते हैं जहां ऐसे हैवान हैं जो हर दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2017 के कुछ आंकड़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि देश में रेप की अभी तक जो दर्ज मामले हैं वो है 32,559। आप सोचिए कि ऐसे कई मामले होते हैं जो एफआईआर में तब्दील नहीं हो पाते हैं, उन मामलों को पुलिस तक दर्ज नहीं कराया जाता है। वो ऐसे मामले हैं जो कि रिकॉर्ड में है ही नहीं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हर महीनों की अगर डेटा की हम बात करें तो 2,713 महिलाओं से रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये हर महीने का शर्मसार करने वाला आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हर 15 मिनट की बात करें तो एक बेटी से रेप की कोशिश होती है, रेप की शिकार होती है एक बेटी हर 15 मिनट में। हर घंटे में 4 बेटियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो वाकई में हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी सवाल उठता है कि वो अभी तक अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। देश में हर दिन 89 रेप के मामले दर्ज होते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, ये दर्ज मामले जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कई मामले हैं जो कि दर्ज होते तक नहीं है। 2007 से 2016 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध में 83% का इजाफा हुआ है। तो हर बार हम ये जरूर कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को एक सुरक्षित माहौल हम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षित माहौल में देश की बेटियां हैं या नहीं, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। अब हम बात करेंगे अन्नदाता किसानों की। आज़ादी के 70 सालों बाद भी सिसकते बिलखते किसान, आखिर इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर नए कानून को लेकर किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। आखिर अपनी रुदात किसान सुनाए तो किसे सुनाए? 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई, सब ने किसानों की हितैषी होने का बड़ा दावा और वादा तो किया, लेकिन किसी सरकार ने भी किसान के पक्ष में मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मौजूदा कानून में भी यही हुआ, जबकि मोदी सरकार को चाहिए था कि किसानों की मेहनत पर डाका डालने वाले मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ देशद्रोह अथवा एनएसए के तहत कार्रवाई का प्रावधान इस नए कानून में रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर किसान इस नए कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का कहना है कि हम मंडियों के सुधार के लिए इस कानून को लेकर आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस कानून में मंडियों का जिक्र तक नहीं किया गया। वहीं इस कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, अगर सत्ता में आए तो रद्द कर देंगे इस काले कानून को। मिस्टर गांधी ने कहा, इन 3 कृषि कानूनों को लागू करने की सरकार को आखिर जल्दी क्यों थी? अगर कानून पास करवाना ही था तो लोकसभा में चर्चा करते। राहुल गांधी ने कहा, किसान खुश होते तो आखिर आंदोलन क्यों करते, सड़कों पर क्यों उतरते? आखिर देश की आज़ादी के 70 सालों बाद भी किसान के आज बदहाल है, आखिर इसका जिम्मेदार क्यों है? बड़े बड़े वादे और दावे करके सरकारें आती हैं, लेकिन सरकार जब सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्हीं किसानों को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। किसान जो
अपने खून पसीने से खेतों में काम करके फसल को तैयार करता है, जो हमारे और आपके घर और रसोई तक पहुंचता है। लेकिन जब किसानों की रसोई की बात आती है, किसानों के दुख दर्द की बात आती है, किसानों के इलाज की बात आती है, किसानों की खुशहाली की बात आती है, तो हमारा समाज और हमारी सरकारें क्यों आंखें बंद कर लेती है? आखिर इसी देश का हिस्सा है वो किसान। जिस तरह से सड़कें ज़रूरी है, जिस तरह से पानी ज़रूरी है, जिस तरह से बिजली ज़रूरी है, इसी तरह से और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी रसोई। और अगर हमारी उस रसोई को चलाने वाला किसान ही बदहाल होगा तो बताइए देश कैसे खुशहाल हो सकता है? क्या देश की खुशहाली के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के किसानों की हित की बात नहीं की जा सकती? आखिर कब तक ये किसान दर बदर भटकेंगे? आखिर कब तक किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आएंगे? आखिर इनके दुख दर्द को कब समझेगी सरकार? जब से मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई है तब से देश में हो हल्ला मचा है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार की मुखालफत की जा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो ट्रैक्टर पर सवार होकर केंद्र के खिलाफ हुंकार भी भर चुके हैं। विपक्ष के इस कदम से सरकार सत्ते में जरूर है, लेकिन पीछे हटने का कोई फैसला नहीं लिया है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अन्नदाताओं का आक्रोश बढ़ रहा है तो वहीं आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भी अब नाराजगी जाहिर की है। उसे भी इन कानूनों में खामियां नजर आने लगी है। हाल ही में हुई भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन कानूनों के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रावधान किए जाने के लिए चौथा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। वहीं कृषि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए कृषि न्यायालयों की स्थापना की भी मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि विवादों का निपटारा किसान के जिले में ही होना चाहिए। व्यापारियों का केंद्र और राज्य सरकार में बैंक सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन हो और ये जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। किसान संगठन की ओर से ये भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर भंडारण सीमा से प्रतिबंध हटाए जाने की भी जरूरत है। अब आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भी मोदी सरकार का विरोध तेज कर दिया है, जिससे केंद्र की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के फैसले पर आरएसएस अक्सर उसका साथ देता है, लेकिन जब जब संघ का विरोध सामने आता है सरकार को झुकना पड़ता है। अब कृषि कानून को लेकर भी मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार झुकती है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित रेप और मर्डर केस की। हाथरस की गुड़िया के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार किया गया ये जग जाहिर है, लेकिन आखिर वहां के डीएम और एसडीएम पर क्यों मेहरबान है सरकार? योगी आदित्यनाथ सरकार आखिर क्यों मेहरबान है? वहां के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? हमने पहले आपको दिखाया था कि वहां के पुलिस कप्तान को बदल दिया गया, वहां के पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया, लेकिन वहां के डीएम पर क्यों मेहरबान है योगी आदित्यनाथ की सरकार? ये सवाल देश जानना चाहता है। इस सवाल का जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वहाँ के डीएम पर क्यों मेहरबान है योगी आदित्यनाथ सरकार। और जब तक वहाँ पे असली गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक हाथरस की गुड़िया को इंसाफ नहीं मिल सकता। जब आरोपी ही गवाह बन जाए, जब जुर्म करने वाला ही सवाल उठाए, जब पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहरा दिया जाए, तो समझ जाना चाहिए कि कलयुगी रामराज्य आ गया है। वो रामराज्य जहां आरोपियों का समर्थन किया जाता है, जहां आरोपी के लिए न्याय की बात की जाती है और पीड़िता को झूठा करार दिया जाता है, उसकी लाश तक जबरन जला दी जाती है, जहां उसके परिवार वालों की चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। मृतका को न्याय दिलाने के बजाय मामले को दूसरी दिशा दी जा रही है और अब तो आरोपी भी परिवार वालों पर आरोप लगा रहा है कि लड़की की मौत उसके परिवार वालों के पीटने की वजह से हुई है। यानी अब आरोपी ही गवाह है, आरोपी ही वकील है और अब आरोपी ही फैसला करेगा कि कौन असल गुनहगार है। मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को पत्र लिखा। संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़िता की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी, लेकिन ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। उसके अनुसार घटना वाले दिन वो उस जगह पर मौजूद था, लेकिन लड़की की मां और भाई ने उसे घर भेज दिया था। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लौकुश का नाम लिखा है और अंगूठा लगाया है। यानी इस पूरे मामले को अब ऑनर किलिंग का रूप देकर नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।
परिवार वालों ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उनकी प्रतिक्रिया यही थी कि हमें जहर देकर मार दिया जाए, क्योंकि सरकार न्याय तो दे नहीं पाएगी। जिस तरह इस मामले को नया ट्विस्ट देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, इससे सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा ही था तो ये बात अब तक क्यों बताई जा रही है, इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया गया। अगर आरोपी लड़की के परिवार वाले ही हैं तो प्रशासन को किसका डर था? क्यों रातों रात जबरन उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया? आखिर क्यों पीड़ित परिवार वालों के घर को छावनी बना दिया गया? क्यों किसी मीडिया कर्मी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई? सवालों की जवाबदेही सरकार की है, लेकिन सरकार तो अलग ही राग अलाप रही है। वो तो हर मामले को विरोधी संगठनों और सरकार की मुखालफत करने वाले लोगों से जोड़ देती है ताकि उसकी खालिक मिट जाए। हाथरस की घटना के बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जब हाथरस कोच कर रहे थे, उस दौरान काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। उसमें एक चेहरा जो निकल कर आया, आपने देखा होगा कि पुलिस से भिड़ंत हो गई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए खुद डिवाइडर क्रॉस किया और उस व्यक्ति को बचाया। और उस व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाएंगे। उनका नाम है कमांडर कमल किशोर। शायद आज से पहले, हालांकि ये बहुत चर्चित नाम है, वो सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को आवाज़ को वक्तन फवक्तन उठाते रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो जो चेहरा उभर कर आया, जो इनके नाम की चर्चा हुई, आज हम बात करेंगे कमल किशोर से। आइए सुनाते हैं उनको किस तरह क्या रहा पूरा घटनाक्रम, क्यों उन पर पुलिस हमलावर हो गए और प्रियंका गांधी ने उन्हें क्यों बचाया, उसके बाद किस तरह उनको चोट आई। हमारे साथ मौजूद थे कमल किशोर जी। आइए हम सुनाते हैं उनकी बातचीत। अपने कार से आए, ठीक ठाक अपना उन्होंने भाषण दिए, एक छोटा भाषण का उन्होंने अपने उच्चार किया, जिसको हमने सुना। उसके बाद ये तय हुआ कि उनको जाना है हाथरस। तो हाथरस की तैयारी हम लोग शुरू कर दिए। आगे चलते चलते, चूँकि ये पहले से प्री प्लान था कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारना है, मार करके गिराना है। वो आपस में उनकी बात चल रही थी, आपस में बातें चल रही थी। हमारे कार्यकर्ता चूँकि जोश में थे, और जोश रहना भी चाहिए जब पार्टी का लीडर आता है। वो उधर दूसरी तरफ भी जोश था। मैं जब आगे बढ़ के देखा तो मुझे ऐसा पता लगा कि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर लगा हुआ है। धन्य है, जालियांवाला बाग की लड़ाई छिड़ी हुई है। ऐसा इस तरह का सीन वहाँ बना हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है हिंदुस्तान में? राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, राजनीति में आना और जाना, राजनीति में धरना प्रदर्शन चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग के ऊपर लाठियां बरसाई गई और राहुल गांधी जी निकले, आगे गए आप हाथरस के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा। मैंने कभी सोचा नहीं और पीछे मुड़ करके मैंने देखा नहीं। मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन को नज़दीक से देखा है, इस हिंदुस्तान के लिए हमने देखा है। और उस दिन की घटना जो जालियांवाला बाग बन गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको काफ़ी चोट आई है, क्या उस दिन के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आपसे कांटेक्ट किए, आपके हाल? बिल्कुल, मेरी लगातार बात करती रही, दीदी से मेरी लगातार वार्ता हो रही थी। उनके जितने स्टाफ थे, जितने सेक्रेटरी इंचार्ज थे, सभी लोगों ने मेरे से सीधी बात किया है। मुझे देखिए, वो बात करे या ना करें, मेरी नेता बात करे या ना करें, एक बार जो गाड़ी से उतर करके मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा
है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस देश के हर व्यक्ति को सम्मान देंगे। इनका एक इतिहास है और इतिहास हमेशा चलता रहेगा। क्या माना जाए कि आपके जिस्म पर पड़ी पुलिस की लाठी ये उत्तर प्रदेश की जो सिंहासन है वहाँ तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुंच चुकी है, ये नीचे तह तक पहुंच चुकी है और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश को नहीं, इस पूरे देश को भोगना पड़ेगा। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। एक आम कार्यकर्ता को जब कोई मारता है, जब पीटता है, तो उसका रिजल्ट पूरी भारत की जनता उसको जवाब के रूप में। जैसे हाथरस में क्या हुआ, हाथरस केवल एक हाथरस की बात नहीं है, उन्नाव की बात आपने देखा था, देवरिया की बात आपने सुना था। देवरिया मेरे पुराना पार्लियामेंट बांसगांव के बगल में है, वो देखा है आपने। वो ये सब चीज़ें बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं हैं और आने वाला दिन बहुत जल्दी से बदलने जा रहा है। अच्छे दिन तो आप लोगों ने देखा नहीं, अच्छे दिन आएंगे। अब ये अच्छे दिन आ गए हैं कि अब लाठी डंडे चल रहे हैं, यही अच्छे दिन है। उस ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें रियल एक्सप्रेस। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं ताकि हर ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक सबसे जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद। इस दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।